काम कर रही है और विपक्ष कर रहा है केवल विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रदेश को अब बना रही है अपराध मुक्त। बहन बेटियों को हम दे रहे हैं सुरक्षा की गारंटी। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के 3 लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने के दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में दिए थे दिशा निर्देश। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, पुरानी सिंचाई योजनाओं को योगी सरकार ने किया पूरा, टेल तक नहरों में पहुंचाया पानी। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। कल डीडी न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम काम कर रहे और विपक्षी दल केवल विरोध दर्ज करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों के खिलाफ लिखाए गए मुकदमे वापस लिए, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जरूरत पड़ी है तो बुलडोजर भी चलाया है। योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश का परसेप्शन बदला है। पिछली सरकारों ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया था। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर यह सरकारें फेल रही हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बारे में, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाएगा तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जनता के मन में जो धारणा थी, आज वो बदली होगी। आज उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को लोग सम्मान के भाव के साथ देखते हैं। पहले वह दृष्टि नहीं थी। ये ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में बदला। इसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था। दूसरा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश में हमने बेहतर सुशासन स्थापित करने की पूरी कार्रवाई की और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जो यूपी में विगत 4.5-5 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर ये कार्य आजादी के बाद हुआ होता तो यूपी देश की नंबर 1 की इकोनॉमी होती और जो प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया था यूपी को, मुझे लगता है बहुत पहले इसको अचीव कर लिया गया होता। यूपी का नौजवान बेरोजगार नहीं होता, बदहाल नहीं होता, उसके सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा होता। हमने उस पहचान के संकट से अब उसे मुक्त किया है। आज वो बड़े गर्व के साथ कह सकता है, मैं देश की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं। आज बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट नहीं। आज प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर अब लूट खसोट नहीं बल्कि डेवलपमेंट दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। बहन और बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के माध्यम से उनकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं। बिजली हर एक घर में देने की बात कर रहे हैं और उसको हमने लागू किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संकीर्ण राजनीति करता है और एकता की बजाय फूट डालने का काम करता है। विपक्ष संकीर्ण राजनीति करती है, जातीयता की उन्माद को भड़काती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करती है और समाज में एकता की बजाय फूट डाल करके खाई चौड़ा करने का प्रयास करती है। इधर जातिवाद के आधार पर हिंदू समाज को बांटेगी और उधर तुष्टीकरण का खेल खेल करके फिर हिंदू समाज को मरवाएगी भी। तो ये दोनों काम नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल में दर्ज हुए 3 लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का आदेश कल जारी कर दिया। कोविड काल में जन सामान्य लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस
नहीं लिए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी 8 अक्टूबर को पारित आदेश में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 4 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लाजपत भवन मोती झील में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य सरकार प्रायोजित आयोजनाओं के लाभार्थियों को 301 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पत्र स्वीकृत किए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अब लोगों को चिकित्सा के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, अपने जिले में ही लोगों को इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी और प्रदेश सरकार की ओर से। आपने देखा कि कल 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है और 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास निरंतर चल रहा है। बिजनौर, चंदौली, कुशीनगर, सुल्तानपुर और कल गोंडा में 9 मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास इसी महीने से लेकर अगले महीने तक हो जाएगा। और जहां तक कि यहाँ स्टाफ की और दवाओं की बात है, हम तुरंत इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सुल्तानपुर के लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में चांदा रजबहा की सिल्ट सफाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में नहरों की खुदाई कागजों पर नहीं, जमीन पर होती है, जिसके कारण किसानों को टेल तक पानी मिल रहा है। 48,311 किलोमीटर नहरों की सफाई तेज गति से कराई जा रही है। 25 लाख हेक्टेयर जमीन को नहरों से सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। कई पुरानी परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। बाढ़ क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में नहरों की सफाई के साथ साथ जो पुरानी परियोजनाएं पूर्ण नहीं होती, उनको सबको भी हम लोगों ने पूर्ण किया है और लगभग 25 लाख हेक्टेयर जमीन इस बार हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, ये योगी सरकार का लक्ष्य है और उसमें बहुत सारी सफलता हासिल हुई थी। बरसों पहले नहरें साफ नहीं होती थी, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि नहरें साफ हुई हैं और टिल तक पानी पहुंचा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक भी बंदा कटा नहीं है। आपको पता होगा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2 से 2.5 गुना ज्यादा पानी बरसा, उसके बावजूद भी सभी बंधे सुरक्षित हैं। अभी राजस्थान से लगभग 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, मध्य प्रदेश से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उत्तराखंड से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, घाघरा में लगभग 4,51,000 क्यूसेक पानी आया, लेकिन सभी बंदे सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कानपुर देहात में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सफाई अभियान चलाया गया। क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप सिंह के नेतृत्व में खिलाड़ियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता अभियान में उनको सहभागी बनाया गया। स्टेडियम में बिखरे कागज, पॉलीथीन, रैपर आदि को उठाकर नगर पंचायत की टीम को सौंप दिया गया। युवाओं और खिलाड़ियों के सहयोग से स्टेडियम को साफ सुथरा किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और सफाई अभियान के लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है पूरे इंडिया में, उसी के अंतर्गत अमृत मिशन के महोत्सव के अंतर्गत हम लोग अक्सर कर हमारे बच्चे महीने में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार जिस तरह से गंदगी होती है अभियान चलाते हैं। अभी हमारे 25 तारीख को माननीय खेल मंत्री जी आए थे, उनके द्वारा भी ये अभियान चलाया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी और उन्होंने हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों को लेके अक्सर कर यह अभियान चलाना चाहिए। उसी के अंतर्गत हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर कर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपना अभियान चलाकर अपना क्लीन भारत, स्वच्छ भारत रखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे भारत में अभियान चला रहे हैं स्वच्छता के लिए, जिससे कि हमारे देश के सभी लोग स्वच्छ रहें, और क्योंकि जो लोअर कैटेगरी का कैंडिडेट है, लोग उसको अभी तक इसी भाव से देखते थे, जबकि अपने भारत को स्वस्थ करने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने हम अपने स्टेडियम को जितना स्वस्थ अच्छा रखते हैं, तो सेम यही मैसेजेस वो अपने घर में फॉलो कर सकते हैं कि हम इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब इसको साफ़ रखेंगे तो अपने घर को साफ़ रखेंगे, अगल बगल के
मोहल्ले में, परिवार में या जितने लोग भी हैं उन सबको स्वस्थ रखेंगे। यहाँ स्टेडियम में बहुत साफ सफाई हुई है और हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी की तरफ से हुई है। सर हम क्रीड़ा अधिकारी सर हम लोग बहुत उत्साह बढ़ाते हैं हम लोगों का साफ सफाई करने के लिए। इंडिया को और पूरे भारत को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने आसपास गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी। स्वच्छता इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में आवास योजना के लाभार्थियों को आवास समर्पित करते हुए कहा था कि इस बार का अयोध्या दीपोत्सव केवल अयोध्या तक सीमित न रहे। उन्होंने कहा कि आवास पाने वाले लाभार्थी हर घर के सामने 2 दिए जलाएं। यह प्रदेश की प्रगति को भी दर्शाएगा। आगरा की सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाली माला झोली बनाने वाली विमलेश से भी प्रधानमंत्री ने बात की थी। दीपोत्सव की तैयारियां अयोध्या में शुरू हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की कही गई बात पर विमलेश गंभीर हैं और अपने घर के सामने दीपोत्सव मनाने का संकल्प दोहरा रही हैं। पक्का मकान मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है, जो त्योहार के रंग को दोगुना कर रही है। इनके पति भी प्रधानमंत्री से संवाद करके और मकान मिलने पर प्रसन्न हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कही गई बात को पालन करने की बात कही है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब हम पक्के मकान में रहते हैं। हमें एक योजना मिली थी, उसमें हमें 2.5 लाख रुपए मिला, तो उससे हमने अपना मकान कच्चे से पक्का बनवा लिया। इसलिए हम बहुत खुश हैं। जैसे अयोध्या में दीप उत्सव बनाया जा रहा है, जैसे ही हम अपने घर पे भी दीपक लाके दीपकों को सजा के खूब अच्छे तरीका से हम अपने घर में भी दीप उत्सव बनाएंगे। मोदी जी से हमने संवाद किया था, बहुत अच्छा लगा था हमें, और हमने सोचा भी नहीं था कि हम मोदी जी से बात करेंगे। और हमको क्या नाम है 2.5 लाख रुपया मिला था, हमने उससे मकान बनाया। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब अच्छा बन गया हमारा मकान, तो बहुत अच्छा लगता है। और अयोध्या में भी दीप उत्सव बनाया जा रहा है, वो दीप उत्सव हम अपने घर भी बनाएंगे और दीप लाएंगे बाजार से और उनको सजाएंगे और दीपक जलाएंगे। और आगे दीपावली भी बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे और दीपावली भी बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। हमको उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर मन में कुछ करने का जज्बा है तो आर्थिक समस्याएं और सामाजिक विषम परिस्थितियों की दीवारें भी टूट जाती हैं। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र में रेनू संघर्ष के साथ काम करके लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। इनके पिता मछली बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रेनू ने स्नातक तक पढ़ाई की। वह शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रेनू ने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया और आज सिलाई कढ़ाई के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। आसपास की महिलाओं को अपने प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दे रही हैं। परिवार के लोग बेटी के आगे बढ़ने से प्रसन्न हैं। वह चाहते हैं महिलाएं घर से बाहर निकलें, आत्मनिर्भर बने, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सर, सिलाई का काम 2013 से हम स्टार्ट किए हैं, जो कि अभी तक कम से कम 400 से 450-500 लोगों को सिखा चुके हैं, जिसमें से महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं। सिलाई करके बहुत सारी लड़कियों को सिलाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ जो भी सिलाई सीख चुकी हैं वो और आगे बढ़ें और बहुत कुछ करें। सर, पढ़ने में इनकी इच्छा थी कि हम पढ़कर कुछ आगे बने और करें, लेकिन इनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था सर कि ये जो अपना पढ़ाई में लगा सके या बाहर भेज सके, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा ये सोनभद्र जिला हम लोग का आता है। तो ये लड़की इतनी होनहार थी सर कि खुद से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये 600-700 महिलाओं को यहाँ सिलाई सिखाई सर। और जो 600-700 महिलाएं सिलाई सीखी है, खुद अपने पैर पर खड़े होकर 200-400 का रोज आमदनी कर रही हैं सर। इतना बड़ा कोरोना काल गुजरा, हर महिलाएं ड्रेस का काम आया सिली, इन्हीं का देन है। जो सिलाई सीखी थी तो हर महिला ड्रेस सिली, पैंट शर्ट भी यहाँ की महिला सीख सकती हैं सर, इन्हीं रेणु मैडम की देन है। मतलब इनके माध्यम से हमें भी बहुत सारे सीख मिले और हम अपने क्षेत्र में लड़कियों को सिलाई भी सिखाते हैं सर। यहाँ से सीख के बहुत लोग जो गई वो अपने खुद से सिलाई करके कमाती भी हैं। रेणु इस गांव की रहने वाली है और रेणु एक सिलाई सेंटर खोली थी जिसमें सिलाई लोगों को सिखाए, ठीक, और बहुत लोगों को सिलाई सिखाकर रोजगार दी। कुछ लोग अपने घर में मशीन ला के काम किए, कुछ लोग दुकान पर जाकर दुकान खोले, जिससे उनका आमदनी बढ़ा है और अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। प्लस ये लोगों को सहायता करती रहती है और कोरोना काल में भी इन्होंने मास्क बनवाकर फ्री मास्क बंटवाया।
पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करके सिलाई सीखी है और सब लोग को सिखा रही है। ये गर्व है कि हमारी लड़की जो है सब लोग को सिखा रही है यहाँ पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीआईसी ग्राउंड में दीपोत्सव मेला लगाने की तैयारी की गई है। इस मेले में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को फ्री स्टॉल लगाने की सुविधा दी जाएगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों से इस मेले में पहुंचने की अपील की जा रही है, जिससे स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा सके। इसका मेन मोटिव नगर निगम द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो दीपोत्सव से पूर्व 28 तारीख को 12 बजे से प्रारंभ होगा। इस मेले में जो हमारे पटरी दुकानदार हैं, जो कई जगह दुकान लगाते थे, नागरिकों को भी असुविधाएं होती थी, इनकी दुकान एक जगह पर लगेगी, जिससे हमारे जन सामान्य को भी सुविधा रहेगी और इनको भी सुविधा रहेगी। हमारे जो कुम्हार भाई हैं या दिवाली से संबंधित जितनी भी लाई मिठाई दिया दिवाली जितनी भी प्रकार की चीजें होती सब एक जगह पर सुलभ रहेंगी। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ऐसे अनेक स्टॉल हम लोग सबको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं कि उस मेले में रहेगा। और दीपोत्सव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया था कि मेले का आयोजन नगर निगम करे। उस क्रम में हम लोग नगर निगम द्वारा ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर आर्यावर्त बैंक के मुख्य कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से सभी 1367 शाखाओं के अधिकारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री राज बिसारिया ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सभी हितधारकों को नैतिक मूल्य व मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए जरूरतमंद किसानों और ग्राहकों की आवश्यकताओं पर खरा उतरना आवश्यक है। बैंक कर्मचारी संवेदनशीलता, समयबद्धता, गुणवत्ता युक्त तरीके से लोगों की सेवा करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उन्नाव के जिला प्रशासन की पहल पर अप्रवासी भट्टा मजदूरों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। निःशुल्क राशन, चिकित्सा, टीकाकरण, शिक्षा, शौचालय की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी ने इस संदर्भ में बाल विकास और पंचायती राज विभाग को समन्वय के साथ सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अप्रवासी मजदूरों को योजनाओं का लाभ मिलने से जिंदगी जीने में सहूलियत होगी। मीडिया के साथियों के द्वारा इस विषय पर ध्यान दिलाया गया था और इस संबंध में आज श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है और उन्हें आज शाम तक का समय दिया गया है कि ईंट भट्टा संघ एसोसिएशन से वो बात कर लें और जितने भी उनके पास श्रमिक हैं, इसमें महिला पुरुष, और अगर वहाँ पर कोई बच्चा है उनके परिवार का है तो उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और किन सुविधाओं से वो वंचित हैं, उनकी एक सूची 5 बजे तक का समय दिया गया है। इस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत बनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों के बारे में बताया गया है, जिससे एक आम आदमी भी उनके बारे में जान सके। इसका उद्देश्य आजादी के समय किए गए संघर्ष और उन महापुरुषों के बारे में युवाओं को जानकारी देना है, जिससे वह भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यह अमृत महोत्सव और चौरी चौरा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसी के अंतर्गत भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में वह एक सप्ताह की छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। उस छायाचित्र प्रदर्शनी में सरदार पटेल जी की पूरी जीवन यात्रा है। उनके बचपन से लेकर के और अंत समय तक के जितने भी छायाचित्र हम लोगों को उपलब्ध हैं, उन छायाचित्रों को वहाँ पे लगाया गया है। साथ ही उनका पूरा जीवन परिचय और कुछ वाराणसी और आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे डॉक्यूमेंट भी प्रदर्शित हैं, जैसे काशी राज्य के विलय की जो शर्तें थीं और वो जो राजादेश है वो वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसका यही उद्देश्य है कि सरदार पटेल जी के बारे में आने वाली पीढ़ी और आम जनता जाने
और उनके जो तौर तरीके थे कार्य करने के, उन्होंने जो कार्य किया वो जाने। और इसी क्रम में उनके जन्मदिन के दिन 31 अक्टूबर को वहाँ पर उनके भारत की राष्ट्रीय एकता में उनका क्या योगदान रहा है, इस विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित है। और उसी दिन वहाँ पे उनके सम्मान में एक दीपांजलि का भी आयोजन किया गया है। अभी तक तो हम लोग जो है कि सरदार पटेल की कहानियों को किताबों में पढ़ते थे, टीवी पर देखते थे, लेकिन इस छायाचित्र गैलरी के बीच से जब हम गुजरते हैं तो उनके जीवन काल में जो कठोर निर्णय लिए गए इस देश को एक करने के लिए, तो उससे हम प्रेरणा मिलती है कि हम विषम परिस्थितियों में अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में निर्णय ले सकते हैं और सादगी से कैसे जीवन जी सकते हैं। ये अनुभूति होती है ऐसे गैलरी में जाने से, महापुरुषों के परिसर में जाने से। जो है जिस तरह भारत ये जो है कि जो भौतिकवादी युग चल रहा है, ऐसे समय में जो है इन महापुरुषों की प्रेरणाएं जो है बड़ा लाभदायक हैं। हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जरूरी है जो है प्रेरणा मिलती है उससे। वित्त मंत्रालय के तहत ललितपुर राजकीय ऑडिटोरियम में कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकों से ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर 490 लाभार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 14 करोड़ 87 लाख रुपए के बैंक ऋण स्वीकृत करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए। त्योहारों के सीजन में बैंकों से मिलने वाले ऋण का उपयोग ये अपने व्यापार में करेंगे, जिससे इनका व्यापार अच्छे से चल सकेगा। चाहते हैं अगर जो आदमी वृद्ध है तो हम उनके घर जाके पैसा निकाल सकते हैं, और जो नहीं चल के आ सकता है उनके घर जाके पैसा निकालेंगे और जमा करेंगे। आवास लोन सरकार द्वारा दिया गया है, इसमें हमें बैंक द्वारा कोई ज़्यादा ही परेशानी नहीं होनी पाई है। कुछ ही एक हफ्ते में ये लोन सैंक्शन हो गया है और सरकार की इस योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है। वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हमने तकरीबन 490 लाभार्थियों को 14 करोड़ 87 लाख का ऋण वितरित किया है। और ये जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया और एक ये शुरुआत की गई है इस माध्यम से, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वयं सहायता समूह के सभी लाभार्थियों को इन प्रकार के लाभ दिए गए हैं। और जो लीड बैंक है उनको इस बात का हम लोगों ने कहा है, निर्देश भी दिया है कि आप जो है इसको गोष्ठी चलाकर, अभियान चलाकर तो सभी लोगों को जागरूक करिए, जिससे इस योजना को लाभ ले सके। बरेली स्थित केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। असम से आई नीरा शर्मा ने बताया कि बांस के बने सामानों से हम 1 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। कई प्रदेशों में हमारे सामान की बिक्री की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला और पुरुष को समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आई एम फोकस्ड इन स्मॉल थिंग्स। एक बेम्बो कितना बड़ा होता है, सो वो बेम्बो के छोटा चीज मैं बनाती हूँ। जैसे ये ज्वेलरी है, इसका वेट भी नहीं है, तो जो वेट कमती है, इसमें कमती वेट है, कमती सामान है, लेकिन पैसा ज़्यादा है। सो ये इजी है। एक ब्लाइंड को भी मैं सिखाया हूँ और मैं डिजेबल बच्चे लोग को ज़्यादा मैं ये करती हूँ, क्योंकि उन लोग के लिए कोई साधन नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है, लेकिन मेरा जो काम है रिमोट एरिया की, उसमें मैं बहुत सक्सेस। पहला ये लॉन्चिंग प्रोग्राम था। इसके कई स्टेप्स पे हम करेंसी सेंसिटाइज करेंगे अपने जितने भी सीनियर कोलीग्स हैं कि वो किस तरह से अपने जूनियर कोलीग्स को सेंसिटाइज करें, किस तरह से इस डिस्पैरिटी को हमें धीरे धीरे इस माइंड सेट को कम करके पैरिटी में लाना है। ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। जो साइंस के डिसिप्लिन्स हैं, इनमें महिलाएं काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, पर जब आंका जाता है, बराबरी नहीं दी जाती उनको फिर भी थोड़ा सा कम माना जाता है वैज्ञानिक
जो मेल वैज्ञानिक हैं उनसे। तो गति उसी दिशा में एक कदम है कि किस प्रकार से हम इन इंस्टीट्यूशंस, खासकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, IITs हैं, IIMs हैं, इनमें सब में महिलाएं बहुत काम कर रही हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या फंक्शनल मैकेनिज्म कह लीजिए या इकोसिस्टम, हम तो कहते हैं पूरा इकोसिस्टम है, उसको बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत। मैं नीरा बनाम से जुड़ा हुआ हूँ आज 6 महीने से पहले। उसने मुझे बहुत कुछ किया है जीवन में, मुझे उसने जीने के लिए बहुत सहारा दिया है, मास्टर ट्रेनर बनाया है। अभी उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा जीवन अच्छा गति से चल रहा है अभी। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DD न्यूज को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, हमारी सरकार लगातार लोगों के लिए कर रही है काम और विपक्ष कर रहा है केवल विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रदेश को अब बना रही है अपराध मुक्त। हम बहन और बेटियों को दे रहे हैं सुरक्षा की गारंटी। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के 3 लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने के दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे संदर्भ में दिए थे दिशा निर्देश। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, पुरानी सिंचाई योजनाओं को योगी सरकार ने किया पूरा, टेल तक नहरों में पहुंचाया पानी। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।